हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद राजू चैनल में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास के पार्ट 1 में पढ़ा था। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, मगध का उत्कर्ष। हमने कल पार्ट 1 में बौद्ध धर्म तक कवर किया था। अब हम आगे देखेंगे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट मगध उत्कर्ष का। चलो स्टार्ट करते हैं। मगध का उत्कर्ष। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। दोस्तों, मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भावक हर्यन वंश के शासन के साथ हुआ। मतलब कि मगध का एक साम्राज्य के रूप में हर्यक वंश के साथ जब हर्यक वंश का शासन आया तब उसका मगध का उदय हुआ। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व तक इनका शासन था। हर्यक वंश के प्रमुख थे बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। इसका उपनाम सैनीय था। इसकी राजधानी गिरिवज राजगृह थी। दोस्तों, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन वैशाली के चेडक की पुत्री चेलना तथा पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा से विवाह करके साम्राज्य का विस्तार किया। दोस्तों, ये हुआ बिंबिसार के इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब पढ़ते हैं हर्यक वंश में अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। मतलब कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। दोस्तों, वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर वह विराजमान हो गया। देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह भी इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ते हैं उदयन के बारे में। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर 460 ईसा पूर्व में की और मगध की गद्दी पर बैठ गया। मतलब उदयन जो था वह अजातशत्रु का हत्या कर दिया और 460 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर वह पुनः बैठ गया, वापस से बैठ गया फिर से। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उदयन ने की थी। नाग वंश हर्यक वंश का नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, यह एग्जाम में पूछा जाए तो आप नागदशक वहां पर ऑप्शन में दिया रहेगा, वहां पर आप लगा सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट शिशु नाग वंश। इसका विस्तार हमें 412 से 344 ईसा पूर्व के बीच मिलता है। शिशु नाग ने अवंती पर विजय प्राप्त की एवं वैशाली को राजधानी बनाया था। दोस्तों, कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। शिशु नाग वंश का अंतिम राजा नंदिनीवर्धन था। शिशु नाग वंश का दोस्तों अंतिम राजा वहां का नंदिनीवर्धन था। देखते हैं नेक्स्ट हमारा नंद वंश है जो 321 ईसा पूर्व में था का शासन। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। दोस्तों, वह नंद वंश का अंतिम शासक था। ग्रीक लेखकों ने धनानंद को अग्रमीज कहा था। चलो सिकंदर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मकदूनिया के शासक
फिलिप का पुत्र सिकंदर अरस्तु का शिष्य था दोस्तों। सिकंदर तथा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। सिकंदर की सेना ने व्यास की नदी पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर इस स्थल से वापस लौटा था दोस्तों। सिकंदर ने पंजाब में 2 नगर स्थापित किए, निकाया तथा बुकेफेरस। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। देखते हैं हमारा आगे मौर्य वंश। इसका विस्तार हमें 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व में मिलता है। और मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में 322 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व तक किया था शासन दोस्तों। मतलब इसका चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है, जो धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में 322 से पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठ गया तथा इसका शासन 298 ईसा पूर्व तक था दोस्तों। सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि मैगस्थनीज किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में था। चलो देखते हैं नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध 12 वर्षों का भीष्मकाल पड़ा। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में मगध में 12 वर्षों का भीष्मकाल पड़ा था दोस्तों। यह जैन धर्म स्वीकार कर जैन संत भद्रबाहु के साथ श्रवणबेला गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेला में वह गया था, उनकी वहीं मृत्यु हो गई थी। चलो पढ़ते हैं आगे बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठ गया। उसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिन्हें दबाने के लिए उसने पहले सुसीम को एवं बाद में अशोक को भेजा दोस्तों। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को तथा मिस्र के शासक टालेमी ने डायनिसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था दोस्तों। देखते हैं अशोक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अशोक ने 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। मतलब अशोक ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों को मार डाला। अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था दोस्तों। कलिंग युद्ध में उसके व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। मतलब अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित कराया। अशोक का नाम उसके 4 अभिलेखों मास्की, गुर्जरा, निटुटुर तथा उडेगोलग में मिलता है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नगर की स्थापना की दोस्तों। वह इतिहास का पहला शासक था जिसने जनता के कल्याण के लिए अभिलेख उत्कीर्ण कराए तथा
उसे साम्राज्य के विभिन्न साम्राज्य के बहुत से भागों में लगवाया था। देखते नेक्स्ट पॉइंट। अशोक के अभिलेख ब्राही ग्रीक, अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है, जबकि सभी स्तंभ लेख प्राकृतिक भाषा में। पूछा जाए दोस्तों, अभी से एक बार से जरूर याद कर लीजिएगा। अशोक ने सांची स्तूप की रचना की, सारनाथ के स्तूप और तक्षशिला के स्तूप का निर्माण कराया। यह भी एग्जाम पूछा जाता है, एसएससी में स्पेशली पूछा जाता है। अब इसे अच्छे से याद कर लेना। तथा दरबार बार पहाड़ियों पर गुफाएं निर्मित करवाकर आजीविकों को दान दिया। अशोक ने भरहुत स्तूप का भी निर्माण कराया था दोस्तों। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए देश विदेश में अनेक प्रचारक, जिन्हें धम्म महापात्र कहा जाता है, उन्हें भेजे थे। अशोक के बाद कुणाल शासक बना। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। यह इंपॉर्टेंट है, अब इसे याद कर लेना। देखते हैं आगे शुंग वंश। अंतिम मौर्य शासक वीरदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 से पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुरोहित पतंजलि की सहायता से 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका है। ये इंपॉर्टेंट है, जितना भी अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको जरूर से याद कर लेना। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को बर्बाद कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी, ये इंपॉर्टेंट है, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र था, जिसके जीवन काल पर कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ की रचना की। अभी इंपॉर्टेंट है। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर वासुदेव कन्याओं ने 75 ईसा पूर्व में कन्ना वंश की स्थापना की। चलो देखते हैं नेक्स्ट कुषाण वंश के बारे में। यहाँ से हमारा शुंग वंश खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश की स्थापना भारत में कुजुर कॉडफिसेस ने 15वीं में की थी, 15 ईस्वी में की थी। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था दोस्तों। कनिष्क ने 78 ईसा में शक संवत प्रचलित किया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया दोस्तों। इसके समय में कश्मीर में कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारा देखते हैं कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध प्रतिमा की पूजा महायान शाखा आरंभ हुई। कनिष्क ने पुरुषपुर नगर बसाया तथा उससे अपनी राजधानी बनवाया था। कनिष्क ने पुरुषपुर नगर बसाया था। कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया। अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, चिकित्सा शास्त्री, वासुमित्र जैसे विद्वान उसके दरबार में थे दोस्तों। उसके समय गांधार तथा मथुरा कला शैली का विकास हुआ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। कुषाणों ने सर्वाधिक अधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए, सबसे ज्यादा सिक्के कुषाणों ने ही चलाए थे, जबकि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे। इंपॉर्टेंट है ये, अब इसे याद कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट आंध्र सातवाहन वंश। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना 3री सदी में सिमुक द्वारा की गई थी।
जिसे आंध्र भी कहा जाता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का महान शासक था। गौतमी बालश्री के नासिक अभिलेख में 7 महान शासकों को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। इस काल में तांबे तथा कांसे के अतिरिक्त सिक्के बहुत प्रचलित हुए थे दोस्तों। अब देखते हैं हमारा विदेशी आक्रमण। यहाँ से हमारा वंश कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं विदेशी आक्रमण। हिंद, यवन, इंडो ग्रीक। सबसे पहले आक्रमणकारी बैक्टीरिया के ग्रीक यूनानी थे, जिन्हें यवन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारत में सोने के सिक्के तथा लेख युक्त चलाए थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के तथा लेख युक्त चलाए थे। सबसे प्रसिद्ध यवन शासक मिनांडर था दोस्तों। उसने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, जिसका विवरण मिलिंद पन्हो ग्रंथ में मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट, शक सिगिथियन वंश। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, चलो इसको। 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य ने मालवा के शकों को परास्त कर खदेड़ दिया। इन्हीं के नाम पर विक्रय संवत प्रारंभ हुआ। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे पढ़ लेना। इन्हीं के नाम पर विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। भारत के पश्चिमी तट प्रांत में बसने वाले शकों ने स्वयं को क्षत्रप कहा था। रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईसा पूर्व के जूनागढ़ अभिलेख में सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील बांध के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है। वहां संगम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। मैं इसका PDF दे दूंगा, आप एक बार जरूर इसको देख लेना। चलो देखते हैं हमारा अगला। चेर राज्य। इसमें आधुनिक केरल तथा तमिलनाडु के कुछ अंश शामिल थे। उदाइन जेरल 130 ईसा पूर्व प्रथम चेर शासक था दोस्तों। इस वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। देखते हैं नेक्स्ट, नेदू जरे नजेरल आदन ने मरनंदे को अपनी राजधानी बनाया। इसने इमैवलंबन की उपाधि ग्रहण की थी। नेदून जेरल आनंद ने मरंदे को अपनी राजधानी बनाया। इसने इमैवलंबन की उपाधि ग्रहण की। सेनुगुट्टम लाल चेर के नाम से जाना जाता है। यह महत्तम चेर शासक था। सेनुगुट्टम महत्तम सबसे बड़ा चेर शासक था। वांजी करयूर चेर की राजधानी थी दोस्तों। देखते हैं हमारा चोल राज्य। यह प्राचीनतम संगमकालीन राज्य था। यह सबसे पुराना संगमकालीन राज्य था दोस्तों। इसकी राजधानी फुहार अथवा कावेरी पत्तनम थी। इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। कारगिल प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। दोस्तों, हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इसमें सिर्फ शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरा इतिहास बहुत बड़ा है। हम सिर्फ उसी को पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं आगे। पांड्य राज्य। पांड्य राज्य प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। मदुरै इसकी राजधानी थी। मछली कार्प पांडवों का प्रतीक चिन्ह था। पांड्य वंश का ऐतिहासिक शासक
पाठशाला मुडुकुडुमी था दोस्तों। महानतम पांड्य शासक नेंडुजेलियम ने रोमन सम्राट अगस्टम के दरबार में अपना दूत भेजा था। यह हमारा पांड्य राज्य हो गया। अब हम बढ़ते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश का हमें विस्तार 275 से 570 ईसा पूर्व में मिलता है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, परंतु इसका वास्तविक स्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल है 319 से 382 ईसा पूर्व। समुद्रगुप्त फिर आया उसके बाद, तो इनका शासनकाल है 335 से 375। फिर उसके बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल है 380 से 412 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद आया कुमारगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल था 412 से 455 ईसा। फिर आया स्कंदगुप्त, जिसका शासनकाल था 455 से 467। चलो पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 ईसा पूर्व में गुप्त संवत प्रारंभ किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी था। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, कविराज के नाम से कविताएं लिखी तथा सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया था दोस्तों। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत बार आ चुका एग्जाम में, आगे भी आने के चांस है। इसको अब कंठस्थ याद कर लेना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य परम भागवत की उपाधि धारण की। उसका मूल नाम देवराज या देवगुप्त था दोस्तों। देखते हैं चंद्रगुप्त के बारे में नेक्स्ट पॉइंट। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कला और साहित्य का स्वर्ण युग था। ये भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, जो थे कालिदास, धन्वंतरी, क्षणपक, अमरसिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर्ण, वराहमिहिर व वरुरुचि रहते थे दोस्तों। चीनी यात्री फहान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था, एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 399 से 400 ईसा पूर्व के बीच आया था भारत में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। गुप्त वंश के शासकों में सबसे अधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी, भी इम्पोर्टेंट है। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, जो मौर्यों ने बनवाई थी दोस्तों। उसी के समय भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ। चलो हम देखते हैं फहान का विवरण। चंडालों का विस्तृत विवरण जो समाज से बहिष्कृत थे। फहान, यह मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। लोग मांस, मदिरा, प्याज तथा लहसुन नहीं खाते थे। लोग क्रय विक्रय में कीड़ियों का प्रयोग करते थे। अशोक के राजमहलों को देवताओं द्वारा निर्मित बताया गया। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। देखते हैं हमारा गुप्तोत्तर काल नेक्स्ट है। पुष्यभीत वंश। प्रभाकर वर्धन ने स्थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना की। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी था। राज्यवर्धन के निधन के बाद हर्षवर्धन सत्तासीन हुआ दोस्तों। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। दक्षिण में उसकी सेनाओं को 620 ईसा में चालुक्य नरेश
पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट के पीछे खदेड़ दिया। हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागा नंद रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। दोस्तों इंपॉर्टेंट, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसने कादम्बरी और हर्षचरित की रचयिता बाणभट्ट और चीनी विद्वान हेनसांग शी युकी का रचयिता के आश्रय प्रदान किया था। मतलब पुष्यभूति ने चीनी यात्री शी युकी को आश्रय दिया था, मतलब अपने रहने का स्थान दिया था। हर्ष को अंतिम हिंदू सम्राट तथा साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। दोस्तों हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष में दान देने हेतु महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जिसमें वह अपने शरीर के वस्त्र भी दान कर देता था। कुंभ मेला प्रयागराज में आरंभ करने का श्रेय ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुंभ मेला को प्रयागराज में आरंभ करने का श्रेय हम हर्षवर्धन को देते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर यशोवर्मा का शासन हुआ था। यशोवर्मा ने वाक्पति के नाम से प्रसिद्ध कवि को संरक्षण प्रदान किया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम पाल वंश के बारे में। 8वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में पाल वंश राजवंश की स्थापना हुई। मध्य भारत कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल शासकों का संग्रह प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट शासकों से हुआ था। दोस्तों खलीमपुर अभिलेख के अनुसार बंगाल की जनता ने गोपाल नामक व्यक्ति को शासक बनाया, जिसने पाल वंश के शासन की नींव रखी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, हम आगे देखते हैं। उसके समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के टाइम में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, देवपाल ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज व अमोद वर्ष को पराजित किया था। दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेन वंश। पाल वंश की दुर्बलता का लाभ उठाकर, मतलब पाल वंश कमजोर था, उसका लाभ उठाकर सामंत सेन ने बंगाल में सेन वंश की स्थापना की थी। बल्लाल सेन वंश का प्रमुख शासक था। उसने दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना की। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव इंपॉर्टेंट है। पवन दूत के लेखक धोई एवं मिसंजनी के रचनाकार हलायुद्ध थे। हलायुद्ध का लक्ष्मण सेन के न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री थे। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन के शासनकाल में बंगाल पर आक्रमण किया। दोस्तों गुर्जर परिहार वंश देखते हैं नेक्स्ट। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुर्जर परिहारों ने कन्नौज पर नियंत्रण कर उत्तर भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। देखते हैं नेक्स्ट, हमारा आगे देखते हैं। हरिश्चंद्र के ने प्रतिहार राजवंश की नींव रखी। नागभट्ट प्रथम इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज प्रतिहार शासक हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, मिहिर भोज 836 से 889 ईसा पूर्व तक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बना। यह भी इंपॉर्टेंट है। राजशेखर ने काव्य मीमांस लिखी, जो महेंद्रपाल के दरबार में कवि था। अनंगपाल ने दिल्ली में तोमार वंश की स्थापना की। दोस्तों देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुल था।
जिसने 736 ईसा में नए शासन की नींव रखी और मान ने खेत को अपनी राजधानी बनाया। उसने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। कृष्ण प्रथम प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक था जिसने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करा। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अमोघवर्ष एक जैन अनुयायी था जिसने जैन विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। अभ्रंश के आदि कवि स्वयंभू उसके दरबार में रहते थे। अमोघवंश ने कवि राजमार्ग की रचना कन्नड़ भाषा में की। दोस्तों उसकी एक अन्य रचना प्रश्नोत्तर मल्लिका थी। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आगे। इंद्र द्वितीय प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक था दोस्तों जिसके शासनकाल में अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया। कृष्ण तृतीय ने चोल शासक को पराजित कर सुदूर दक्षिण भारत पर नियंत्रण किया तथा एक विजय स्तंभ व रामेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखते। गुजरात पर चालुक्य वंश है, सोलंकी वंश, आप इसे पढ़ लेना, मैं इसका PDF दे दूंगा। चौहान वंश। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे का चौहान वंश नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।